जितेंद्र सिंह इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं, सीधे आपके लिए चलते हैं। इन द इलेक्शन फ्री वन डजंट रिजॉर्ट टू ऑल दिस। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि थोड़ी सी चुनाव अभियान में उनकी कमी है। भारतीय जनता पार्टी को किसी और प्रॉक्सी को खड़े करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम स्वयं अपने में ही सक्षम हैं। आपने कहा कि यूपीए में सरकार केंद्र में भी थी और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की उस वक्त सरकार को लेकर जब पार्टी की वजह क्या है? उमर अब्दुल्ला इस तरह के बयान देकर आज भी उनको लगता है कि वोट बैंक हासिल किया जा सकता है। ये अभी मैंने कुछ क्षण पहले इसी बात का उत्तर दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो उनको कई सालों तक लाभ पहुंचाती रही, शायद उनको लगता है कि अभी, बट दिस इज मेट विद प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और जैसे मैंने कल कहा था, some of our politicians are still trying the tricks of the last election. The voter has moved on and so also has the media. So this is an age of real time reporting, real time check. So this doesn't work anymore. कांग्रेस का भी और जब ये चुनाव का नतीजा आएगा तो शायद इनको वो भी समझ आ जाएगी। कांग्रेस इस पे कुछ नहीं बोल रही। कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही कि मैंने कल श्रीनगर में भी कहा कि जब वो श्रीनगर जाते हैं तो वो 370 को हटाने के पक्ष में है, जब वो जम्मू आते हैं तो 370 को रखने के पक्ष में है, और जब वो दिल्ली जाते हैं तो ना हटाने के पक्ष में ना रखने के पक्ष में। तो उसी संदर्भ में मैंने कल श्रीनगर में कहा था कि 3 बयान लेकर के चलते थे एक जमाने 60-70 के दशक में। ये बड़ी कहावत मशहूर थी, बट अभी क्या हो रहा है कि वो दैट इज नॉट वर्किंग। अभी भी इनको लगता है कि शायद तुष्टीकरण के चलते उस तरह का इनको लाभ प्राप्त होगा या उस तरह के परिणाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। वोटर जागरूक हो चुका है और अब द की वोटर टुडे इज द यूथ वोटर। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जिस प्रकार का विकास का एजेंडा रखा है, स्टार्टअप का एजेंडा रखा है और करके दिखाया है। जैसे मैंने कहा, तर्क तथ्य और तुलना का युग है। 2014 में हम 350 स्टार्टअप थे, आज बढ़ करके हम 1.5-2 लाख तक पहुंच गए। आज हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर माने जाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81 नंबर पर थे, आज 40 नंबर पे। हमें 5 फ्रजाइल इकोनॉमी में कहा जाता था यूपीए सरकार के दौरान 2014 में, और दुनिया इंतजार कर रही थी कि तब चरमरा जाएगी हमारी इकोनॉमी। आज हम फर्स्ट 5 में, फ्रॉम फ्रजाइल 5 वी आर फर्स्ट 5, वेरी सून विल बी नंबर 3। और कोविड में जब छोटी छोटी 1-1 करोड़ या 10-10 मिलियन जनसंख्या वाले यूरोपियन देश नहीं अपने आप को संभाल पाए, हिंदुस्तान ने रोल मॉडल पेश किया। तो एक प्रमाणित और प्रमाण आधार एक 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है मोदी जी का। और इसीलिए जम्मू कश्मीर का युवा और कश्मीर घाटी का भी युवा, क्योंकि यहां का युवा बड़ा आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है। ही डजंट वांट टू मिस द बस। He wants to be part of the journey led by Prime Minister Modi. He wants to avail of all the opportunities, avenues being unleashed. और ये बातें जो शायद पहले कहीं ना कहीं वोट डिविडेंड देती होंगी, अब काम नहीं करती। और इसीलिए दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दोनों संभागों में बढ़ता जा रहा है। Sir, how do you see the two things? First is the statement of Umar Abdullah, in which he has said that the new Delhi is after him, and then his decision to contest from 2 seats in the Kashmir Valley. No, I think he has to ask for himself. Why should he be contesting from 2 seats? And what is the inference drawn by the media persons? जब भी कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलता है, पिछली बार से हमने भी 3 बार लड़ा इलेक्शन, तो हमने आग्रहपूर्वक कहा कि वहीं से खड़े होंगे। So if you have to prove your democratic credentials, you have to stick on to the constitution. If you change the constitution, it means you are on a weak wicket. And if you have more than one, weaker still. But I am not speaking for him. It is for him to introspect and for you guys to draw an inference. Sir, how you see this thing? We saw in Patla House, Sonia Gandhi was shedding tears for the terrorist kill. And then we saw Mehbooba Mufti speaking for Burhan Wali, said had she been knowing that Burhan Wali was inside, she would not have allowed the encounter to take place. And now all of a sudden, Umar Abdullah speaking for Afzal Guru, that he would not allow his execution because it led to nothing. So how you see?
चलिए आगे बढ़ेंगे। मरकज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के इलाकाई सियासी लीडरान और जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 की मनसूखी के बाद तरक्की और खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने दहशतगर्दी फैलाने वाले मुल्क पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया। शाह ने पार्टी के सीनियर क़यादत और बूथ लेवल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की। इस दौरान असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बीजेपी के कारकुनान की खासी तादाद ने शिरकत की। ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। 70 साल तक हम विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे, किसी के सामने गिड़गिड़ाते थे, आंदोलन करने पड़ते थे, संघर्ष करने पड़ते थे। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए महीनों तक संघर्ष करना पड़ेगा। अब ऐसा दिन आया है कि आपको ना मांगने की जरूरत है, ना आंदोलन करने की जरूरत है। आपके मन में है, वो मोदी जी सीधा आपको दे रहे हैं। और बाबा अमरनाथ की यात्रा 5,12,000 से ज्यादा यात्री गए। सबसे ज्यादा टर्नआउट इस बार हुआ है। बम बम भोले के जयकारे के साथ बेखौफ होकर पूरे देश के यात्रियों ने यात्रा करी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? मुझे बताओ, जम्मू, पुंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। तो उधर जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को होनी है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें तशहीरी मुहिम में जुटी हैं। ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कई जलसे, जुलूस और रोड शोज में शिरकत की। अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, मरहमा, ताजीवाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में महबूबा मुफ्ती वोटरों के बीच पहुंची और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगा। पीडीपी उम्मीदवार बराए बिजबिहाड़ा इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी पीडीपी के बगैर मुमकिन नहीं होगी और पीडीपी किंग मेकर का किरदार अदा कर सकती है। इल्तिजा मुफ्ती ने कई इलाकों का दौरा किया और इलाकों में लोगों से खिताब करते हुए कहा कि बिजबिहाड़ा के अवाम मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर को नहीं भूलेंगे और इसी बुनियाद पर वो अवाम से वोट मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का मुकाबला करने में अपना वक्त ज़ाय नहीं करना चाहती, लेकिन लोग पीडीपी के साथ मुसलसल हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इन मसाइब और मसाइल से निकाल सकती है जिनका वो आज की जिंदगी में सामना कर रहे हैं। आप एक यंग लड़की को चांस दीजिए ताकि आई टेक केयर ऑफ देम।
एंड मैं इनको कहती भी हूँ, मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये इलेक्शन बहुत अहम है एंड ये बातें समझते हैं। बिजबिहाड़ा के लोग जानते हैं कि पीडीपी वाहिद वो जमात है जिनने बिजबिहाड़ा के लोगों के लिए कुछ किया और किसी भी जमात ने यहाँ इनके लिए कुछ नहीं किया। सो दे अंडरस्टैंड दैट। साथ लड़कियाँ जुड़ रही हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लिंक टूट गया था हमारे वर्कर्स और पीडीपी के बीच में वो फिर से हम रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं। जी कह रही है कि आप जब असेंबली में जाएंगी तो किंग मेकर साबित होगी पीडीपी। जी, तो उस हवाले से जानना चाहिए। वो तो मैंने बहुत बार बोला है और मैं फिर से बोलूंगी कि पीडीपी ही डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। पीडीपी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन बिकॉज यहाँ किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आने वाली है। बिजबिहाड़ा की असेंबली निशस्त पर पीडीपी काफ़ी जोर शोर लगा रही है और काफ़ी दमखम से मैदान में दिख रही है और इस सिलसिले में जहां तक इल्तिजा मुफ्ती का ताल्लुक है तो वो पूरी उम्मीद के साथ यहाँ मैदान में जुट गई है और कारकुनों को अपनी जानिब राग़िब करने की भरपूर कोशिश हो रही है। ऐसे में इल्तिजा मुफ्ती का ये कहना कि वो किंग मेकर साबित हो सकती है जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी तो यकीनी तौर पर कई सवालात खड़ा करती है और पीडीपी यकीनी तौर पर पोस्ट पोल अलायंस के मूड में है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि अलायंस की बुनियाद क्या होगी, लेकिन ये बात भी साफ है कि इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि वो आने वाली हुकूमत में किंग मेकर का रोल अदा कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बिजबिहाड़ा से मुदस्सिर कादरी। उड़ी असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर सज्जाद शफी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एनसी वाहिद सियासी जमात है जो नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। उन्होंने मजीद कहा कि लोग अब असेंबली के लिए सही उम्मीदवारों के इंतखाब के बारे में जान चुके हैं जो हर तरह की मुश्किलात के बावजूद इनके खैर ख्वाह बन सकते हैं। सज्जाद ने कहा कि इन्हें इस सरहदी इलाके के अवाम की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल मिल रहा है जो कि एक के बाद दीगरे हुकूमतों और मकामी रहनुमाओं के हाथों बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम जीत होगी उड़ी से। लोग समझ चुके हैं, लोग आया हैं कि कौन सी जमात है जिसने उड़ी की भलाई की है, कौन सी जमात है जिसने नौजवानों की भलाई की है। वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई उनने सबसे पहले नौजवानों के बारे में सोचा। मैं आपको बताऊं कि आखिरी बार जब 2002 में हम आए थे, 2014 में भी जीते लेकिन तब हम अपोजिशन में थे, लेकिन 2002 तक जब शफी साहब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और यहाँ के एमएलए थे तो उड़ी में बेरोज़गारी अगर हम ये कहेंगे शरह जो थी वो 1% भी नहीं थी। इस वक्त उड़ी में शरह जो है बेरोज़गारी की वो 40% हो चुकी है और इंशाल्लाह जैसे कि हमारे मैनिफेस्टो में भी आया है कि हम अगले 5 साल में 1 लाख जॉब्स देंगे और जो लोग बिज़नेस करना चाहेंगे उनके लिए भी हमारा ये है कि हम उनके लिए फैसिलिटेट करेंगे लोन्स का, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्किल लेबर के लिए, तो वो हमारा मेन फोकस रहेगा। बारामूला जिले के रफीबाद इलाके से कश्मीरी पंडित खातून आरती नेहरू ने सोपुर असेंबली हलके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। सियासी पस मंज़र रखने वाली आरती नेहरू ने कहा कि कश्मीर उनके दिल के करीब है और उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीरी नौजवानों को एक मौका और रास्ता दिया जाए ताकि वो हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुसाबिकत की सतह पर मुकाबला कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि सोपुर शहर में बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है और वो इस तारीखी कस्बे की शान रफ्ता बहाल करने की कोशिश करेंगी। आरती ने कहा कि कश्मीरी पंडित अक्सरियती बिरादरी का हिस्सा हैं और पंडित बिरादरी के बेघर अफराद को एक मौका फराहम किया जाना चाहिए ताकि वो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ वादी में रह सकें। उन्होंने कहा कि सियासत ने 2 बिरादरियों को तकसीम कर दिया है और अगर वो इक़्तिदार में आई तो इस खलीज को पूर्ण करने के लिए काम करेंगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर और मैं हूं बारामूला से सज्जाद हुसैन। चूँकि इलेक्शन का दौर है और असेंबली इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों पर है। बारामूला में हमारा 3rd फेज़ में इलेक्शन हो रहा है और इस सिलसिले में कई उम्मीदवार जो हैं मैदान में आए हैं। हमारे रफियाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक लेडी हैं जो पंडित लेडी हैं, वो भी इस मैदान में आई हैं। वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगी। उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि वो इलेक्शन में आ गई। चूँकि इनका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी है, लेकिन उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि वो इलेक्शन के मैदान में कूद पड़ी हैं। जी आरती जी, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन कीजिए और अपनी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आरती नेहरू, डीके नेहरू साहब की बेटी हूँ जो पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा एक बचपन से ड्रीम रहा है कि मैं बुज़ुर्गों की सेवा करूँ, बच्चों के लिए कुछ करूँ। तो मेरे पिताजी का भी यही ड्रीम था।
उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे उन चीज़ों को पूरा करना चाहिए। मैं बाहर कोई काम करूं उससे बेहतर अगर मैं अपने कश्मीर के लिए करूं तो उसमें मैं ज़्यादा गर्व महसूस करती हूं। इसलिए मैं कश्मीर में आई। कश्मीर में मैं ऑलरेडी एक पहले इलेक्शन फ़ाइट किया हुआ मैंने, जहां मैंने लेडीज़ का दर्द देखा है। घर नहीं है, बच्चे दर बदर हो रखे हैं, अरेस्ट हो रखे हैं, पत्थर मारने के केसेस में बंद हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हम वहाँ से स्टार्टिंग करें। दूसरी चीज़ है, मैंने सोपोर की मैं बात करती हूँ। मैं सोपोर से अपने आप को इंडिपेंडेंट इलेक्शन फ़ाइट कर रही हूँ। सोपोर में मैंने देखा ना रोड है, ना लाइट्स ढंग से हैं। बिज़नेस वहाँ से स्टार्ट होता था कश्मीर में एक टाइम पे। मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा से स्टार्ट हो। जो हमारे बच्चे बंद हैं, जिनकी कोई भी पैरवी नहीं करता है, उनके माँ बाप मजबूर हैं, घर बिखरे पड़े हैं, उनको मैं दोबारा से गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि उन बच्चों को एक मौका दिया जाए। देखो, गलतियाँ तो बच्चे करते हैं। उस टाइम का दौर एक अलग था, आज इस टाइम का दौर एक अलग है कि बच्चे जो फंसे हुए हैं उनको एक मौका दिया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी और हल्के हब्बा कदल से उम्मीदवार आरिफ लाइगुरु ने शहर खास में मीटिंग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ के तौर पर जाने जाने वाले आरिफ ने कहा कि एनसी के साबिक एमएलए ने इस इलाके को ख़राब कर दिया है, जो कि असल शहर खास हुआ करता था। इनके पास बिजली की तवील कटौती, पानी की कमी, सड़कें न होने जैसे मसाइल हैं। मीटिंग में शिरकत करने वाले लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे और इससे मुझे और हम सबको उम्मीद है कि शहर खास के लोग इन रिवायती लीडरों और पार्टियों से तब्दीली के लिए तैयार हैं, जिन्होंने इन तमाम सालों में कश्मीर को लूटा है। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ पे आज अभी खड़ा है ये असली शहर खास है। जमालटा नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे मीटिंग करना मतलब कि मैं अगर आप पिछले 5 साल से पहले ये कहते तो ये मुमकिन नहीं था। मैं यहाँ की टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बड़े भाई ये यहाँ पे साइड में ये लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इस मीटिंग को तश्कील दिया। और प्रॉब्लम्स तो डाउनटाउन में बहुत है और तरजीह हमारी यहाँ रहेगी कि जो यहाँ के नौजवान जेलों में बंद है, पहले तो उनको रिहा करवाना है कि जो भी ट्रायल पे चल रहे हैं। बिजली का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, इनकम यहाँ पे बहुत कम है और बिजली का बिल बहुत रेज आ रहा है। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात करेंगे कि अगर पावर में इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी तो कि कोई ऐसी स्कीम लाए कि जो पहले यहाँ फ्लैट रेट होती थी कि उस पर काम करे। और सड़कों कोचों के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो पिछले प्रीवियस यहाँ पे एमएलए साहिबान रहे हैं। आप मुबारक गुल की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं करूंगा, इसमें कोई मैं मुबारक गुल की बात नहीं। तो मैं तो रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूँ। तो जात तो फिर बाद में होती है। अगर तो लोगों ने उनको वोट दिया, वोट तो इसीलिए लिया कि एमएलए साहब के काम करेंगे। और यहाँ पे इनका जुड़ना मेरे साथ, मैं आपको एक चीज़ जहन में डालना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ ये सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स थे। तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक छोटे से बच्चे के सर पे ऐसे हाथ रखा और आगे चलाने का काम का वादा किया है। और इंशाल्लाह मैं भी इनके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू के फालूरा इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। जम्मू ईस्ट से पार्टी के उम्मीदवार और एमपी राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना जैसे बीजेपी लीडरों ने दावा किया कि अमित शाह की ये रैली यकीनी तौर पर जम्मू में बीजेपी के इंतखाबी इम्कानात को फ़रोग़ देगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात के लिए बहुत काम किया है और इसलिए वोटर यकीनन बीजेपी के हक़ में वोट देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रैलियों में लोगों की बड़ी शिरकत साबित करती है कि आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद लोग खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गहरा हो चुका है। हर बूथ से 11 जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के, वो यहाँ पे आए थे। और जिस प्रकार शांति और विकास की बात यहाँ पे रखी गई, मेरे को लगता है कि कार्यकर्ता बूथ चाहे उन्होंने 4 मकान जो हैं अडॉप्ट करके उनके घरों में जाना, ये बड़ी बात है। हर कार्यकर्ता को चार्ज करना और साथ साथ में ये बड़ी बात है कि ओल्ड जो पेंशन थी एक, उसको 1000 से 3000 रुपया करना, ये बड़ी एक भारतीय जनता पार्टी की देन होगी इलेक्शन के बाद। साथ साथ में अटल निवास योजना में जिसके पास मकान नहीं है, जिस व्यक्ति के पास मकान नहीं है, उसको 5 मरले का जमीन फ्री में देना, बड़ी बात है। ये भी लोगों की डिमांड थी कि जब हमारे पास निवास नहीं है, पैसा बनाने के लिए भी मोदी जी ने देना, उसके ऊपर हर चीज का फायदा जम्मू के कश्मीर के लोगों को होगा। कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने का मतलब है कि यहाँ कत्लो गारत लाना, यहाँ ब्लड शेड लाना, यहाँ मिलिटेंसी को वो करना। आज लोगों का जहनी
ठहरा हुआ है। आज लोग जिसकी एक दुकान थी वो 2 बना रहा है, जिसका होटल था रिपेयर कर रहा है, किसान खेत में जा रहा है, मजदूर काम पे जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डराव के माहौल में कांग्रेस यहाँ सरकार बनाना चाहती है और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। 370 क्या कोई वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी सरकार ही नहीं, भारत सरकार, भारत के लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है। रैली जो हमारी रैली है बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। कल जो हमारे अमित शाह आए थे वो उन्होंने मैनिफेस्टो जो हमारे युवा बच्चों के लिए जो उन्होंने निकाला है वो बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो निकाला है। हमारे 5 लाख नौकरी है वो हमें देने जा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हम 5000 नौकरी देंगे। बिजली को हम जो एग्रीकल्चर बिजली है उसको हम पंजाब सब्सिडी देंगे। हमें जो बीपीएल की तरह जो गरीब करके रहता है हम उनको फ्री भी बिजली दे रहे हैं। ये जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है ये मैनिफेस्टो हमारे लिए बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो है। हम इसलिए बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि ये जो 370 टूटने के बाद जो आज जम्मू कश्मीर में जो खुशहाली हुई है उसके बाद पत्थरबाज जो है बिलों में घुस गए हैं और पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने वाली सरकार है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, मोदी जी को, अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे बिल माफ़ हुए हैं, माता और बहनों की पेंशनें बढ़ी हैं, जो उपलब्धि होनी थी वो सब कुछ हो रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और उसमें बहुत ही अच्छी सौगात दी है गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, बूढ़े बुजुर्ग के लिए बहुत ही अच्छी सौगात दी है। और पेंशन 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये कर दी है और उज्ज्वला 2 कनेक्शन मिलेंगे और बहुत ही अच्छा सौगात है। बहुत ही अच्छा हमें उत्साह लगा अमित शाह जी का। और जो आप जब आएंगे तो उनका बहुत बड़े दिल से स्वागत होगा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। क्यों बना रहे? क्या लेडीज बनाते हैं, उनके काम वाली बनाते हैं भाई। तो अब क्या माहौल है? कोई नहीं होता। क्या माहौल अब? माहौल बढ़िया है, दया ऊपर वाले की। चुनावी माहौल चल रहा है, जो खड़ा हो जाएगा अच्छे, जिसको वोट दे देंगे, बढ़िया है। क्या सोचा फिर अब की बार वोट किसको है जी? वोट किसको? वोट जो देखेंगे पहले खड़ा कौन होता है, उसके बाद देखेंगे चुनाव किसको देना चाहिए। पहले वो तो देखेंगे 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा कांग्रेस? की बात ठीक है, बढ़िया रहा काल। आप देखेंगे ना किसको सीट मिलती है, पहले टिकट किसको मिलती है, उसके बाद देखेंगे वोट किसको दें। अच्छा, हाँ। क्या नाम अंकल जी? पनून कश्मीर के चेयरमैन अजय शरुंगू ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ये बयानिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ मामूल पर आ गया है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है क्योंकि माज़े करीब में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है जिसे तरजीह के तौर पर हल किया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शरुंगू ने कहा कि वज़ीर दाखिला को कश्मीरी पंडित बिरादरी की नकल मकानी को वादी कश्मीर से बड़े पैमाने पर नस्लकुशी के तौर पर तस्लीम करना चाहिए और कश्मीर में अलहदा वतन ही वाहिद हल है। होम मिनिस्टर जी को जिनोसाइड को पहले मानना चाहिए। होम मिनिस्टर इस वक्त जिनोसाइड को डिनाई करने वाली जो शक्तियां यहाँ पे हैं या जिनोसाइड को जो कंसोलिडेट करने वाली शक्तियां, उनमें से अग्रणी शक्ति के रूप में उभरे हैं पिछले 4-5 साल से। होम मिनिस्टर के जो अभी तक अप्रोच रहा है जम्मू कश्मीर में कि भाई नॉर्मलसी आ रही है, नॉर्मलसी आ रही है, नॉर्मलसी आ रही है, ये टेररिज्म को नॉर्मलाइज करने की बात है। ये वैसी ही बात है जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर रहा है। हमको लग रहा है अमित शाह जी खुद यहाँ पे टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नॉर्मलाइज नहीं करते तो जो दर्जनों की संख्या में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए एनकाउंटर्स में, जो एनकाउंटर्स हफ्तों चलते हैं, जो एनकाउंटर्स कभी बार महीनों चले, और उस आतंकवाद की परिस्थिति के बारे में जब वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। होम मिनिस्टर जी, आप जिनोसाइड को मान्यता दे दें। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिनोसाइड हुआ है और जिनोसाइड के कॉन्टेक्स्ट में आप कश्मीरी हिंदुओं की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। एक बात। दूसरी बात, हम उनको बार बार कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होना चाहिए। फिर से कोई स्टेट बनाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, और कश्मीर घाटी में हिंदू तब तक नहीं जा सकता जब तक न वहां पे होमलैंड का निर्माण हो, एक नई यूनियन टेरिटरी का निर्माण। और तीसरी बात, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कश्मीरी हिंदू को निकाला जा चुका है। ये नाटक नहीं कीजिए कि वो इसका हिस्सा है। और आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस वक्त अलगाववादी,
एक बड़े पैमाने में अंदर से घुसकर कब्जा करने की प्रोसेस कर रहे हैं, उसको कहीं पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू में कार्यकर्ता सम्मेलन में वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयानात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए एनसी सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि यह सिर्फ बीजेपी है जिसने पूरे मुल्क के लोगों को लूटा है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए शेख बशीर ने कहा कि वज़ीर दाखिला की पूरी तकरीर झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि एनसी ने कभी ये नहीं कहा कि वो जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों और ओबीसी की रिजर्वेशन छीन लेगी। भले ही अमित शाह को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो करप्ट नज़र आती है, लेकिन अमित शाह साहब को मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि आप अपना भी हाल देखिए। आपने तो पूरा मुल्क बेच दिया, और आप ये हिसाब दीजिए 3,70,000 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बीजेपी ने निकाला है, उसका हिसाब दीजिए पूरे मुल्क को। तो ये जो इधर उधर की बातें करते हैं, तो मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि इधर उधर ये भी कहना है कि गुज्जर बकरवालों की, ओबीसी, एससी, एसटी समाज की जो रिजर्वेशन वापस लेना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सफ़ेद झूठ इसको कहेंगे। कोई किसी का ओबीसी या कोई किसी की रिजर्वेशन वापस नहीं ले रहा है, किसी जगह पे नहीं है। गलत नैरेटिव लोगों को दे रहे हैं। 10 साल जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी। मीटरों का जो मीटरों की वजह से जो मीटर लगाए मार्केट में, उसका हिसाब दें। जो डंडे मारे डेली वेजर्स को, इसका हिसाब दें। जो बेरोज़गार का जो ग्राफ है इतना ऊंचा चला गया, उसका हिसाब दें। जब ये आए थे तो आए थे कि महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तो लोग आज परेशान हैं कि आसमान को ये महंगाई छू रही है, वहाँ ये कम कर नहीं पाए। अब ये रिजर्वेशन की जो बात करते हैं, ये लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाने की। पामपुर असेंबली हल्के इंतखाब के आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मकबूल शाह ने सांबुरा, हटीवारा और लेतापुरा में डोर टू डोर मुहिम चलाई। इस मौके पर शाह ने बताया कि साबिका मेंबर असेंबली और मेंबर पार्लियामेंट ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरी तरह नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। उन्होंने लोगों से इन्हें कामयाब बनाने की अपील की ताकि वो इलाके की खिदमत कर सकें। ये मुहिम जारी है, मेरी आवाज़ घर घर पहुंच रही है सोशल मीडिया के जरिए भी, और मैं पर्सनली हर इलाके में जाता हूं, लोगों से पूछता हूं आपके मसाइल क्या है, लोग ही मुझे बताते हैं, और लोगों के मसाइल इतने पेचीदा नहीं है कि वो हल नहीं हो सकेंगे। बदकिस्मती ये है कि हमारे पेशरो एमएलए साहिबान का ध्यान उस तरफ नहीं गया है। ये छोटे छोटे मसले हैं जो एक जीडीसी मेंबर भी हल कर सकता था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक इस तरफ लोगों की तवज्जो नहीं गई। पानी का मसला है, किसी जगह बिजली का मसला है, किसी जगह सड़क का मसला है। ये मसले तो मुझे लगता है कि आज से 20-25 साल पहले हल होने चाहिए थे। आज हम नए दौर की बात करते, नई डेवलपमेंट्स की बात करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे एमएलए साहिबान ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उसी हालत में रखा है कि लोग अभी भी पानी, सड़क, बिजली मांगते हैं। पामपुर हल्के के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज पामपुर के सांबुरा, लेतापुरा, आलूची बाग और हटीवारा इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन चलाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से एनसी उम्मीदवार को कामयाब करने की अपील की। उन्होंने बताया कि अगर एनसी की हुकूमत आती है तो पहली तरजीही बुनियादों पर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिलाएंगे। जिन्होंने 20 साल तक लखपोरा में हम देख रहे हैं, अलाची बाग में देखिए, सड़कों का हाल देखिए, जो यहाँ रहे, जिनको एतमाद दिया इस सारे इलाके ने, उनका क्या रोल रहा, ये उनके लिए सवाल है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आप जानते हैं कि मैं आवाम के साथ हूँ। हमारी जमात जो है आवाम दोस्त जमात है, और हमने आज ही नहीं, समाजी इंसाफ हो, सियासी इंसाफ हो, रोज़ अव्वल से ही हमने जद्दोजहद की जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, इनको बाइख्तियार बनाने के लिए। देखिए, आप देखिए 34 लाख कनाल अराजी मुंतकिल हुई लैंड टेलर प्रोग्राम के जागीरदारी, वरदारी वगैरह खत्म का खात्मा हुआ। उसके बाद जो समाजी इंसाफ की बात है, सियासी हुकूक की बात है, हमारे कायद का ये कहना था, बाबा कौम का ये कहना था, सरदारी अवाम का हक है। उन्होंने शख्सी राज को चैलेंज किया, उन्होंने कहा नहीं, ये आपका हक नहीं, इनका हक है।
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बराए अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत का कहना है कि बीजेपी की आवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से लोगों की बड़ी तादाद बीजेपी के साथ जुड़ रही है और बीजेपी कश्मीर से भी फातेह जमात के तौर पर उभरेगी। अनंतनाग के डूरू इलाके में पार्टी कारकुनों की रैली और रोड शो से खिताब के दौरान एडवोकेट वजाहत ने लोगों से इनके हक में वोट देने की तलकीन की। ये इशारा सामने है आपका। आज लोगों ने उन लोगों को नकारा जिन्होंने कश्मीर को लूटा, जिन्होंने खोखले नारे दे दिए, और आज तमाम लोगों को लग रहा है सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है और बीजेपी क्या है और मोदी क्या है। और यही वजह है आज देख रहे हैं लहर हर तरफ भारतीय जनता पार्टी। दूसर हल्का इंतखाब से आज़ाद उम्मीदवार के बतौर इलेक्शन लड़ रहे नज़ीर अहमद ने कहा कि अगरचे ममनुआ जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक रहा है, ताहम जमात चाहती है कि पाबंदी खत्म की जाए और इन्हें जमहूरियत पर यकीन है और लोगों से ताउन की अपील कर रहे हैं। ममनुआ जमात इस्लामी के उम्मीदवार असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। हमारी जो ये बैनर जमात है, बैनर जमात हमने पहले, हमारी बैनर जमात ने पहले सोचा था कि अगर हमें ये बैन उठ जाएगी तो हम जमात के बैनर के तले हम इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि बदकिस्मती से वो बैन नहीं उठी। इसलिए हमारे अकाबिर के मशवरे के मुताबिक हमने अब सोच लिया कि हम एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ लेंगे, क्योंकि ये हमारा कानूनी हक है, हम इधर के सिटीजन्स हैं, इसलिए हमने ठान लिया है कि हम इलेक्शन लड़ लेंगे। हम सारे इंडिया को दिखा देंगे कि हम पुरअमन जमात है, हम इस जम्मू कश्मीर को सुधार लाना चाहते हैं, हम इसका बदलाव। पुंछ हवेली असेंबली हल्के की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंसूख कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब पुंछ हवेली असेंबली हल्के से सिर्फ 9 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर कादिरुर रहमान ने जानकारी देते हुए कहा कि पुंछ हवेली असेंबली हल्के से 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंसूख कर दिए गए हैं, जिनमें आज़ाद उम्मीदवार जावेद इकबाल ऋषि, बहुजन समाज पार्टी के अशफाक अहमद, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आरिफ और अपनी पार्टी के उम्मीदवार शाह मोहम्मद तांत्रे शामिल हैं। शाह मोहम्मद तांत्रे ने 2 पर्चे नामजदगी दाखिल किए थे, जिनमें से एक कागजात नामजदगी मंसूख कर दिया गया। इसके अलावा इसलिए वो इंतखाबी मैदान में रहेंगे, जबकि दीगर 3 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान से दस्तबरदार हो गए। मैं आपको बता दूं कि टोटल नॉमिनेशन जो हमारे पास रिसीव हुई थी वो 12 हुई, और उसमें जो है रिकॉग्नाइज नेशनल और यूटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो 4 थी, जिसमें से हमारे पास बहुजन समाज पार्टी का 1, भारतीय जनता पार्टी का 1, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का 1, और रजिस्टर जो है अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के भी 4 कैंडिडेट थे, जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस का, समाजवादी पार्टी का और जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का। तो ये 12 हमारे पास नॉमिनेशन रिसीव हुई थी। इनमें से जो है वो 3 जो है वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। वो ऑन दी ग्राउंड के जो सब्सक्राइब नंबर ऑफ प्रपोजल जो थे ना वो उन्हें नहीं दिए थे, तो 3 कैंडिडेट्स का रिजेक्ट हो चुका है, उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ। उधर पामपोर हल्के के आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ गनाई ने पामपोर के कई मज़ाफ़ती इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर आसिफ ने कहा कि पामपोर में ज़ाफ़रान सनत ज़वाल पजीर हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर वो जीत दर्ज करेंगे, वो नए सिरे से इस सनत को दोबारा बहाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने लोगों से उन्हें कामयाब करने की अपील की। अगर जाके अभी गाँव में जाके हर किसी जगह जाके यही बोलते हैं, अपना वोट सही जगह दे दो। जो हमारा खानदानी राज चल रहा था यहाँ पे, वो हमें वोट बैंक समझ रहे हैं। एनसी बोल रहा है कि मेरा वोट बैंक है फलानी जगह, पीडीपी बोल रहा है हमारा वोट बैंक है फलानी जगह। ये लोगों के लिए मैसेज है, आप इंसान हो, कोई वोट बैंक नहीं। इस चीज को बदलने की कोशिश करो, ये चीज बदलो ताकि हमारा आने वाला कल सही रहे। ये हुकूमत जो है ये बागडोर अच्छे हाथ में चली जाए और उसके हाथ में चली जाए जो आवाम की आवाज़ उठा सके, आवाम की बात कर सके, यहाँ पे ग्राउंड जीरो में भी और हिंदुस्तान के ऐवान। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मीट मटन अमरीश जी
कैश किसको वोट दोगे? अभी तो कोई फिलहाल सोचा नहीं है। नहीं सोचा है, अभी सोचा नहीं है कि वोट किसको देंगे। क्या नाम है जी? राजकुमार जी। राजकुमार जी, नाम अच्छा है, नाम अच्छा है। वोट का क्या माहौल लग रहा है अब, क्योंकि 5 साल नेताओं के होते हैं, अब आपके द्वार वो आएंगे। ऐसा है, जो अच्छा आदमी बनेगा उसको वोट देंगे, जो भी आएगा, जो भी अच्छा होगा उसको देखेंगे कौन, और जो सुनाई करेगा गरीबों की, इसकी छत टूटी पड़ी है छत ठीक करवा के देंगे, छत मनी पड़ी हो सही बना के देंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार बराए गांदरबल असेंबली हल्का कैसर सुल्तान, जिसने डोर टू डोर मुहिम के सिलसिले में गांदरबल के इलाके शेरपथरी में लोगों से मुलाकात की। कैसर सुल्तान ने लोगों से बातचीत की, जिन्होंने उन्हें मसाइल और शिकायत से आगाह किया। कैसर सुल्तान ने आवाम को यकीन दिलाया कि इनकी तमाम शिकायत का इजाला किया जाएगा और इन्हें वोट दिया जाएगा। कैसर सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इलाका जो जिलाई हेडक्वार्टर से चंद मील के फासले पर है, इनको साबिका अरकान असेंबली ने नज़रअंदाज किया, जिन्होंने वोट हथिया लिए और फिर इक़्तिदार में आने के बाद गायब हो गए। चीज़ों के लिए तो हमें तब्दीली चाहिए। मैं अगर सुबह पैदल मार्च करने निकला हूँ, पूरे गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं पैदल मार्च करने जा रहा हूँ, लोगों के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, और जो प्यार मुझे मिल रहा है लोगों से। मैं हल्का शालबुग में अभी हूँ, जहाँ से हमारा ये कारवान जा रहा है, और शेरपथरी ब्लॉक से जो प्यार मिल रहा है माओं का, बहनों का, उस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। लोगों का रेस्पॉन्स है, तब्दीली आनी चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पे आज के टाइम पे भी 21वीं सदी है और डिजिटल इंडिया की बात होती है। नेटवर्क जो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, उस चीज़ से भी ये इलाका महरूम है। यहाँ पे कुछ घरों में मैं गया, आप यकीन नहीं मानोगे, बैठने के काबिल नहीं है वो, सोने की बात ही नहीं है और खाने की बात नहीं। ये जो दावा करते हैं ये बिल्कुल खोखले दावा है इनके। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे आज तक हुकूमत की, चाहे PDP ने हुकूमत की, चाहे कोई और जमात, मगर मेरा जो मानना है, मैं बुनियादी सहूलियतों पे ध्यान दूंगा, आवाम को सामने आऊँगा, जो उनके बुनियादी मसाइल हैं, जो उनके बुनियादी हुकूक हैं, वो उनको मिलनी चाहिए। बारामूला असेंबली हल्के के पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आसिफ लोन ने कहा कि उनकी तरजीह बारामूला असेंबली हल्के की तरक्की के अलावा नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना होगी। आसिफ लोन ने मजीद कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में वोटर्स बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के आए थे, जिसने एक खास तासुर के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में यह तासुर कहीं नजर नहीं आ रहा है और अवाम इस बार अपने लीडरों को चुनने के लिए समझदारी से वोट देंगे। उन्होंने कहा कि सज्जाद गनी लोन के पास एक विजन है और अगर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई तो अवाम के तमाम मसाइल का इजाला किया जाएगा। इलेक्शन की आपने बात की, आपने बिल्कुल सही कहा। पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों ने अपने मुल्क को ये दिखाया कि हम तिहाड़ जेल के साथ हैं। तिहाड़ जेल में आपके मकबूल भट्ट है, उनकी कब्र है। तिहाड़ जेल में आपके अफजल गुरु साहब की कब्र है और उसी तिहाड़ जेल में बदकिस्मती के साथ आज इंजीनियर रशीद भी है। PDP उम्मीदवार तराल रफीक अहमद नाइक ने पेंगलिश और रटसवाना तराल में इंतखाबी मुहिम जारी रखी। इस दौरान नाइक ने उन्हें कामयाब कराने की अपील की है। जो रोड ये है अपना बहाब साहब खीव रोड और ये बटनूर पहलगाम रोड, ये नेसेसिटी है, वक्त की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने अगर कुछ इसमें बैरिकेड्स लगाए हैं, कुछ उन्होंने इकोलॉजी का, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, हम उनसे बात करेंगे, बैठेंगे। ये वक्त की ये मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि वो दोनों जमातें हमें आर्टिकल 370 को मनसूख करने से पहले के दौर में वापस ले जाना चाहती हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये वोट बैंक की लड़ाई नहीं बल्कि नज़रियात की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 370 के दौर की बात करें तो हमारी बहनों बेटियों को उनके बुनियादी हुकूक नहीं मिल पा रहे थे। पनाहगुज़ीनों को पिछले 70 सालों से उनके हुकूक से महरूम रखा गया। वाल्मीकि समाज की कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी ने बहनों और बेटियों को उनके बुनियादी हुकूक दिए हैं, पनाहगुज़ीनों को शहरियत मिली है और वाल्मीकि समाज को इंसाफ फराहम हुआ है। डॉक्टर सिंह ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि जब वो वादी कश्मीर में खड़े होते हैं
तो वो आर्टिकल 370 वापस चाहते हैं, लेकिन जब जम्मू आते हैं तो वो आर्टिकल 370 को मनसूख करने के हक में बात करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आर्टिकल पर कांग्रेस का दोहरा मौकफ है। आज गणेश चतुर्थी का पर्व भी है और माननीय पवन गुप्ता जी के नामांकन का मुहूर्त भी था, और जैसा हम सब जानते हैं यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, केवल उधमपुर वेस्ट के ही नहीं, जम्मू कश्मीर के भी और उधमपुर ज़िले के तो हैं ही हैं। और जिस प्रकार से लाला शिवचरण गुप्ता जी ने इस क्षेत्र की सेवा की थी और सारा अपना जीवन उसमें व्यतीत कर दिया, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिले में छत्तीसगढ़ के एक शख्स उमेश कुमार साहू को 9 किलोग्राम मंशियात के साथ गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहराह पर कलर चौक पर कायम पुलिस के एक नाके के दौरान अमल में आई। नाका चेकिंग के दौरान पुलिस की एक टीम गाड़ियों और पैदल चलने वालों की चेकिंग कर रही थी कि एक शख्स ने नाका टीम को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश की। इसकी मशकूक नकलो हरकत पर पुलिस इसे रोकने में कामयाब हो गई और इसके बाद इस शख्स से मंशियात 9 किलोग्राम की एक खेप बरामद हुई। मुलजिम उमेश कुमार साहू वल्द आनंद राम साहू साकिन छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लाह के फजल से आप देख रहे हैं लोगों में कितना जोश खरोश है और बड़े जज्बे के साथ काफ़ी अरसे से इंतज़ार में है। खासकर जो जवानों का रोल है आज बहुत ही अहम है पिछले 10 वर्षों से, इस लिहाज से कि कुछ हुआ नहीं। अमीर तरक्की के लिहाज से खोखले दावे हैं, सियासी मामले भी उलझे हुए हैं और रियासत में आप देख रहे हैं कि बिजली का सबसे संगीन मामला, फीस नहीं अदा कर सकते हैं, रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा किया जा रहा है, गराम बाजारी है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डटसर तराल ने शुरका में वोटर बेदारी बढ़ाने के लिए स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब में जनरल ऑब्जर्वर तराल हल्का ब्रजेश नारायण सिंह ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद पहली बार वोट देने वालों में इंतखाबी अमल में इनकी शिरकत की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना है। प्रोग्राम में फैकल्टी और तलबा दोनों की पुरजोश शिरकत देखने में आई, जिन्होंने जमहूरियत को मजबूत बनाने में वोट के किरदार के बारे में बसीरत अंगेज बातचीत की। CEO पुलवामा अब्दुल कय्यूम नदवी, ZEO अवंतीपुरा आज़ाद अहमद लोन और दीगर अफसरान भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और उनको मज़ीद मोटिवेट भी किया जाए कि वो अपने इस राइट का इस्तेमाल करें 18 तारीख को। और 18 तारीख को हमारे बच्चे स्कूलों के जो हायर सेकेंडरीज और कॉलेज के हैं उनके लिए ये अवेयरनेस है कि 18 साल के अगर वो हो गए हैं तो 18 सितंबर को उन्हें अपने इस पावर का इस्तेमाल करना है जो उनका राइट टू वोट है। इस अवेयरनेस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो नए लोग वोटर्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो उनको ज़्यादा इसका तजर्बा नहीं होता। उनको एजुकेट करना पड़ता है कि वोट डालने का क्या प्रोसेस है, इसका रिज़ल्ट्स क्या होते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। एक नई गवर्नमेंट और एक नया समझे गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है तो उसमें जो नुमाइंदे होते हैं उनको वोट से जिताया जा सकता है। पामपुर हल्के के PDP उम्मीदवार जहूर बीर ने इलेक्शन मुहिम जारी रखी है। इस दौरान लघु सांबुरा और दीगर मज़ाफ़ात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने साबिक पार्लियामेंट मेंबर पर निशाना साधते हुए कहा कि मौसूफ मेंबर ने इलाके में कोई भी तामीर और तरक्की का काम नहीं किया और आज दोबारा लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं। मिलने लोगों से उन्हें इंतखाबात में कामयाब बनाने की अपील की। हर जगह रिस्पॉन्ड अच्छा मिलता है। अब ये इलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, हर वक्त हर कैंडिडेट को मुकाबला होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही हूँ, लेकिन उम्मीद है अपने लोगों पर, अपने नौजवान भाइयों पर, अपने माओ बहनों पर जो मैंने बेलूस खदमत की है लोगों की ईमानदारी से, वो भी लोग जानते हैं। उस बिना पर मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ कि मैंने लोगों की खदमत की है, बेलूस खदमत की। उस बिना पर मुझे पूरा उम्मीद है अल्लाह पर और अपने लोगों पर। जब दफ़ा 370 की बिल वहाँ पेश की गई, वो हंस रहा था उस वक्त और यहाँ लोग गम में थे, उस वक्त घरों में बैठे थे, कोई बात नहीं करने के लिए कोई तैयार नहीं था। इधर आम इंसान, इतना डर था, इतना खौफ था। और जब होम मिनिस्टर साहब ने उसके सामने ये बातें भी कही कि मैं रात भर। बीजेपी के उम्मीदवार बराए अनंतनाग वेस्ट मोहम्मद रफीक वानी का कहना है कि कश्मीर के लोगों को अब बीजेपी का अवाम दोस्त एजेंडा समझ आया है।
जिसकी बिना पर बीजेपी कश्मीर में भी कामयाबी का दावा करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी के स्टार कैंपेनर्स बीजेपी की मुहिम में मजबूती फराहम करने की गर्ज से यहां आ रहे हैं, जबकि अनंतनाग वेस्ट में मुहिम को तकवीत बख्शने की गर्ज से मरकजी सतह के वजीर की आमद मुतवक्के है। हम 10 साल लोगों के बीच में काम करते हैं। हम आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरह हमने 10 साल काम किया। गरीबों के बीच में रह के हमने गरीबों के लिए अच्छाई के लिए काम किया है। और आज मेरे को अनंतनाग वेस्ट से पार्टी की ओर से मैंडेट मिला है। पूरे ताकत के साथ हम इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे अगर पीस किसी ने दिया है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज शांति से हर कोई अपना। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अमित जी, के कार्यकाल में आपको लगता है कि कार्य हुए हैं सोनीपत में? बहुत अच्छे हुए हैं कार्यकाल, तो बहुत कार्य हुए हैं। अब किसको देंगे, कांग्रेस या बीजेपी? भाई बीजेपी उम्मीदवार होगा, जो भी आएगा उम्मीदवार के ऊपर ही है। जो भी आएगा, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, उसको देखेंगे कौन सही आ रहा है। चुनावी माहौल आ गया है तो आपको लगता होगा कि उधमपुर मगरबी हलके से बीजेपी के उम्मीदवार पवन कुमार गुप्ता साबिक एमएलए उधमपुर ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इनके हमरा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। गुप्ता ने रोड शो मुनक्किद किया जो उधमपुर में फॉरेस्ट ऑफिस के करीब इनके रिहाइशगाह से शुरू हुआ और उधमपुर के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरने के बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम उधमपुर पर इख्तिताम पजीर हुआ। रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लीडरों के साथ साथ सरगर्मियों और पवन कुमार गुप्ता के हामियों ने भी शिरकत की। हमारे पास ना तो मुद्दों की कमी है, ना विकास की कमी है, ना जो हमने जम्मू कश्मीर शांति वाली कराई है ना उसकी कमी है। लो मुद्दे हमारे पास में एक नहीं अनेक, इसलिए आप देख रहे हैं जितना जल सैलाब उमड़ा है। मोदी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सूबाई सदर और हल्का इंतखाब दिवसर से पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि वो खानदानी राज का खात्मा चाहते हैं और ईमानदार और अवाम दोस्त नुमाइंदों को लोग मुंतखब करें। हल्का इंतखाब के हारू, मशीपुरा, टेंगजन और दीगर इलाकों में आज पार्टी की तरफ से रैली का एहतमाम अमल में आया, जिसमें मोहम्मद अमीन भट्ट ने खिताब किया और लोगों से वोट की अपील की। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ये इलाका भी अच्छा है। यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, लोगों को मुझे माए मिले हैं, मुझे बहनें मिले हैं, मुझे नौजवान मिले हैं, मुझे बुजुर्ग मिले हैं। इनको एक ही प्रॉब्लम है, लड़कों को सुबह लेते हैं शाम को छोड़ते हैं। दूसरा, यहाँ के लड़के बंद है, कोई तिहाड़ जेल। खानसा बड़गा में लगातार लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ रहे हैं। आज एक मरतबा फिर से काफी लोगों ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली और इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार सैफुद्दीन भट्ट के हक में वोट देने का वादा किया। सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि लोगों को समझ आ चुका है कि अगर कोई इनके मुतालबात पूरे कर सकता है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ हक व बातिल की जंग है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हक की इस लड़ाई में फतेह हासिल करके दफा 370 और कश्मीर की छीनी हुई शिनाख्त की बहाली करेगी। सैफुद्दीन भट्ट ने खानसाब हल्का इंतखाब के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए लोगों को पार्टी के हक में वोट देने की अपील की। खानसाब कॉन्स्टिट्यूंसी सारी बैकवर्ड है। आप कुछ एरिया ज्यादा है, जैसे खाक ब्लॉक है, सखनाक ब्लॉक है, वो भी खाक के साथ टच कर रहा है। तो आप इसमें कुछ हुआ है, कुछ काम हुए हैं, मगर जबकि ये पहाड़ी इलाका है, हिली इलाका है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन की तरफ कम लोग आ रहे हैं, गुर्बत है। डीपीएपी उम्मीदवार बराए अनंतनाग अल्ताफ अहमद मीर ने कहा कि पार्टी सरबराह गुलाम नबी आज़ाद के वापस सरगर्म होने से यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर में पार्टी कैडर को मजीद मजबूती होगी। उन्होंने कहा कि वो अनंतनाग असेंबली नशिस्त पर जीत दर्ज करने की अहलियत रखते हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में डीपीएपी के कम वोट शेयर पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों ने डीपीएपी को बीजेपी के साथ लिंक करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब वो जमातें भी आवाम के सामने एक्सपोज हो गई हैं।
जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12वां हल्के के उम्मीदवार शौकत हुसैन मीर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सियासतदानों ने 12वां हल्के को नज़रअंदाज किया, इसीलिए वो मैदान में उतरे हैं। शौकत मीर ने कहा कि वो नौजवानों की बहबूदी और हल्के की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। शौकत ने आवाम से वोट देने की अपील की। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की जानिब से जिला अस्पताल शोपियां में आलमी फिजियोथेरेपी दिन मनाया गया। प्रोग्राम में सीएमओ शोपियां डॉक्टर अरशद हुसैन टाक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ नाइको, डॉक्टर मसर्रत शफी, AIPCEEC नॉर्थ जोन और सदर JKIAP डॉक्टर मलिक आफाक भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रोग्राम में खेलो इंडिया के मरीजों और शुरका ने शिरकत की, जहां आर्थो, न्यूरोलॉजी और खेलो जैसी मुख्तलिफ इशाइये के माहिर फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमात से इस्तेफादा किया। करगिल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल के फिजियोथेरेपी सेक्शन ने IAP डिस्ट्रिक्ट ब्रांच करगिल के इश्तराक से आलमी योम फिजियोथेरेपी मनाया। इस तकरीब का मरकज इस साल के आलमी थीम कम कमर का दर्द और फिजियोथेरेपी था, जिसमें सेहत के इस वसी मसले को संभालने में फिजियोथेरेपी के अहम किरदार पर रोशनी डाली गई। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद महबूब, इंचार्ज फिजियोथेरेपी सेक्शन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल, ने कमर के निचले हिस्से के दर्द की रोकथाम और इलाज में फिजियोथेरेपी की अहमियत पर जोर दिया, जो कि 9 उम्रों समेत हर उम्र के लोगों में तेजी से फैल रहा है। उन्होंने फिजियोथेरेपी के फवायद के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवामी बेदारी की जरूरत पर भी जोर दिया। लद्दाख में क्लाइमेट कप 2024 की शानदार इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मौसमियाती तब्दीली के बारे में एक ताकतवर पैगाम के साथ फुटबॉल खेल का इनेकाद किया गया। LHDC लेह के ज़ेरे एहतमाम इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की इंतजामिया और लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन के ताउन से इस खूबसूरत खेल का जश्न मनाया गया और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में दुनिया भर की कम्युनिटीज़ को मुत्तहिद करने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ फुटबॉल क्लबों की नुमाइंदगी करने वाली कुल 6 टीमों ने 1 सितंबर से 7 सितंबर तक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इख्तितामी दिन के मैच ने सनसनीखेज फुटबॉल एक्शन पेश किया। फाइनल मैच में गोकुलम केरला FC ने गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा करते हुए जम्मू कश्मीर बैंक को जेर किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में CEC हिल काउंसिल लेह सेक्रेटरी UT लद्दाख समेत जिलाई हुकाम और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। CEC LHDC लेह ताशी गिलसियान ने लद्दाख एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम 3 देहातों चुंगलंका, टेंगसे और चेकतन के होम स्टे के मालिकान के लिए होम स्टे के इंतज़ाम से मुतालिक 3 रोज़ा जामे तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर CEC हिल काउंसिल, गुलाम मेहदी, ADC ले, सदर अल्टो अलगाह और होम स्टे के मालिकान मौजूद थे। तरबियती प्रोग्राम का मकसद नामियाती काश्तकारी को फ़रोग़ देने के साथ ज़िम्मेदाराना सयाहत को फ़रोग़ देना और गांव के तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए आमदनी पैदा करना है। इस मौके पर डॉक्टर दीन डायरेक्टर ली होने पायदार और ज़िम्मेदार सेहती तरीक़ों की अहमियत को भी उजागर किया। गणेश चतुर्थी पूरी वादी में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। शहर के हब्बाकदल इलाके के गणपतियार मंदिर में सबसे बड़ी तकरीब और पूजा का एहतमाम किया गया। भगवान गणेश की पैदाइश के मौके पर मंदिर में हवन समेत खुसूसी दुआएं की गईं। महाराष्ट्र और मुल्क के दीगर मकामात की तरह जम्मू कश्मीर में विनायका चतुर्थी मनाई गई। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए अकीदतमंदों ने कहा कि इस मुक़द्दस दिन सिद्धिविनायक मंदिर में अकीदतमंद यज्ञ करते हैं, जो तकरीबन 12 से 14 घंटे तक जारी रहता है। तो वहीं मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े ज़िला पुंछ के हेडक्वार्टर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर पुंछ नगर के गीता भवन से गणेश मंदिर की तरफ भगवान गणपति बप्पा की मूर्ति के साथ एक भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में श्रद्धालु खवातीन, मर्द और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गीता भवन से शुरू होने वाला जुलूस
शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ शहर के मरकजी बाजार में वाक़े कदीम कालिका माता मंदिर पहुंचा, जहां मुकम्मल रसूमात और वैदिक मंत्रों के दरमियान गणपति महाराज की मूर्ति नस्ब की गई, जहां अगले 9 दिनों तक मनाए जाने वाले गणेश उत्सव में गणेश की पूजा की जाएगी और 9 दिन के बाद गणेश को विसर्जित किया जाएगा। वहीं 9 दिन तक मनाए जाने वाले गणेश उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर वेसू माइग्रेंट कॉलोनी में पहली बार गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मुकद्दस मौके पर लोगों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। इस मौके पर वेशु माइग्रेंट कॉलोनी में रिहाइश पजीर श्रद्धालु और यहां मुकीम माइग्रेंट मुलाजमीन ने भी इसमें पूजा अर्चना की और बड़ी तादाद में ये लोग शरीक हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।